हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं धान की खेती। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें लगभग वे सभी प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। तो चलिए देखते हैं धान का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो होता है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा ओराइजा सटाइवा। चलिए अगला देखते हैं। जो धान की फैमिली होती है, धान की फैमिली ग्रेमिनिया पोएसी होती है। याद रखिए, धान की फैमिली ग्रेमिनिया पोएसी होती है। धान में गुणसूत्र जो होते हैं 2n बराबर कितने होते हैं, तो वो होते हैं 24। याद रखिए, धान में 2n बराबर 24 होते हैं। और धान में जो बेसिक क्रोमोजोम होते हैं, बेसिक क्रोमोजोम यानी X, तो कितना होता है, वो होता है 12। याद रखिए, धान में बेसिक क्रोमोजोम कितना होता है, 12 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है ओरिजिन प्लेस। तो धान का जो ओरिजिन प्लेस होता है, उत्पत्ति स्थान, वो है साउथ ईस्ट एशिया या इंडो बर्मा। याद रखिएगा, कभी कभी जो ऑप्शन में साउथ ईस्ट एशिया देता है या इंडो बर्मा देता है। अगर दोनों ऑप्शन में, तो दोनों सही टिक करेंगे। तो इसको देख लीजिएगा। अगला है प्रोटीन। तो धान में प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है, 6 से 7% पाया जाता है। धान में प्रोटीन 6 से 7% पाया जाता है। अगला है फैट। तो धान में जो फैट की मात्रा होती है लगभग कम पाई जाती है, तो 2 से 2.5%। याद रखिएगा, 2 से 2.5% फैट पाया जाता है राइस में यानी धान में। अगला है फैट इन ब्राउन राइस। तो ये जो भूरा धान होता है उसमें जो फैट पाया जाता है उसमें 7.8% यानी फैट की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है धान में, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग 70% के आसपास होती है। ये याद रखिएगा, धान में कार्बोहाइड्रेट 70% पाया जाता है। अगला देखते हैं। जो धान की रोपाई की गहराई होती है वो होती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर धान में रोपाई की गहराई होती है। अगला है धान का विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। तो याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भारत में धान की खेती होती है। धान के उत्पादन में प्रथम चीन तथा दूसरा स्थान भारत का, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है और दूसरे स्थान पर भारत में होता है। याद रखिएगा। और अगला है भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन में चावल ही प्रथम है। यानी भारत में जितने खाद्यान्न उत्पादन होते हैं उनमें सभी में सबसे ज़्यादा चावल का ही उत्पादन किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है विश्व में 90% धान एशिया महाद्वीप में पैदा होता है। तो याद रखिएगा, विश्व का 90% धान जो होता है वो एशिया महाद्वीप में ही होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है धान में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे कहते हैं ओराजेनिन। याद रखिए, धान में ओराजेनिन जो प्रोटीन होती है वो पाई जाती है धान में। इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगला है जलवायु। तो जो धान के लिए जलवायु होती है वो आर्द्र एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इम्पॉर्टेंट है, धान के लिए आर्द्र एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। अगला है उपयुक्त तापमान। तो धान के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो होता है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। याद रखें, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस धान के लिए उपयुक्त तापमान होता है। अगला है मृदा। तो देखते हैं धान के लिए कैसी जल मृदा चाहिए। तो वो होनी चाहिए चिकनी यानी क्ले मृदा। तो चिकनी या क्ले मृदा धान के लिए सबसे जो सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसका pH 4 से 6 के बीच होना चाहिए। याद रखिए, जो चिकनी मृदा होती है उसके लिए धान के लिए चिकनी मृदा का pH 4 से 6 के बीच होना चाहिए। अगला है जलमांग। तो धान की जो जलमांग होती है जनरली अगर ऐसे देखा जाए तो 1525 mm, या अगर रेंज में देखा जाए तो 1400 से 1600 mm होता है धान की रेंज, जलमांग। अगला है धान में दाने व छिलके का अनुपात यानी हलिंग परसेंट कितना होता है, तो वो होता है 66%। याद रखिए, धान में जो हलिंग परसेंट होता है वो होता है 66%, यानी 2/3 अनुपात होता है। इसको भी ध्यान से देखेंगे। अगला है धान स्वपरागित फसल है। तो इसको देख लेंगे। धान एक स्वपरागित फसल है और ये शॉर्ट डे यानी लघु दिवस
वाली प्लांट है और C3 प्लांट है, इसको ध्यान से देखेंगे। धान स्वपरागित, शॉर्ट डे और C3 प्लांट है। अगला है धान के दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। धान के दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं। अगला देखते हैं, धान की प्रथम बोनी जीन डीजीवुजीन है। तो धान की जो बोनी जीन है वो क्या है, तो वो है डीजीवुजीन। याद रखिए धान में जो बौनापन होता है डीजीवुजीन के कारण होता है। अगला है धान के तने को क्लम, इसको क्लम कहते हैं। धान के तने को क्लम एवं पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। धान के पुष्पक्रम को पेनिकल कहा जाता है। अगला देखते हैं, धान में सुगंध, जो धान में महक आती है, सुगंध आती है, वो किसके कारण आती है, तो वो आती है डाईएसिटाइल 1 प्रोपेलाइन के कारण। याद रखिएगा धान में जो सुगंध आती हो डाईएसिटाइल 1 प्रोपेलाइन के कारण आती है। अगला है टेस्ट वेट, तो जो धान का टेस्ट वेट होता है वो होता है 25 ग्राम। याद रखिएगा धान का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 25 ग्राम। अगला है जो बासमती धान का टेस्ट वेट होता है वो होता है 21 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो बासमती धान का टेस्ट वेट होता है वो 21 ग्राम होता है, और अगर जनरल पूछा जाए सामान्य धान का तो वो होता है 25 ग्राम। अगला देखते हैं, अगला है धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है या धान के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा मीथेन गैस। याद रखिएगा मीथेन गैस का जो फार्मूला होता है वो CH4 होता है, याद रखिएगा। अगला है धान के साथ ढैंचा उगाकर 25 से 30 दिन बाद हल चलाकर मिट्टी में मिलाना ब्राउन मैन्योरिंग कहलाता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, जो ब्राउन मैन्योरिंग होता है वो होता है धान के खेत में ढैंचा उगाकर 25 से 30 दिन बाद हल से मिट्टी में दबा दिया जाता है, उसे ही ब्राउन मैन्योरिंग कहा जाता है। अगला है हाइब्रिड धान में चीन अग्रणी देश, तो जो हाइब्रिड धान का उत्पादन होता है सबसे पहले स्थान पर चीन आता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, तो धान का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो धान का वंश ओराइजा है, तो याद रखिए जो धान का वंश है वो ओराइजा है, और इसकी जो 24 जातियाँ पाई जाती हैं। धान की जो वंश ओराइजा है उसकी 24 जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 2 की खेती होती है। तो इसको भी ध्यान से देखिए, 24 जातियाँ हैं जिसमें 2 जातियों की खेती की जाती है। तो पहली जाति है ओराइजा सटाइवा। तो ओराइजा सटाइवा के बारे में कुछ देखते हैं। ओराइजा सटाइवा में 2n बराबर यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो 24 होते हैं, और इसकी तीन उपजातियाँ पाई जाती हैं। ओराइजा सटाइवा की 3 उपजातियाँ पाई जाती हैं। तो पहली है इंडिका, तो इंडिका के बारे में देखते हैं। इंडिका है भारत में उगाए जाने वाले धान इंडिका है, तो जिसको जो भारत में उगाया जाता है धान वो इंडिका ही उगाया जाता है। इसको ध्यान से देखेंगे, इंडिका की खेती भारत में की जाती है, और यह उष्ण जलवायु की फसल है। जो इंडिका है वो उष्ण जलवायु की फसल है। अगला देखते हैं, अगला है जपोनिका। तो जपोनिका की जो खेती होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जापान में होती है। याद रखिएगा जपोनिका की खेती जापान में की जाती है, और यह शीतोष्ण जलवायु की फसल होती है। याद रखिए जो जापानिका होती है वो शीतोष्ण जलवायु की फसल होती है। अगला है जो जपोनिका होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन जपोनिका को होता है, विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन जपोनिका का होता है। अगला है जावानिका, तीसरा है जावानिका। तो जावानिका को जो इसकी खेती होती है, इसकी सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, तो वो होती है इंडोनेशिया में। याद रखिएगा जावानिका की खेती जो होती है सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में होती है, और इसे बालू धान भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो जावानिका होती है उसकी खेती इंडोनेशिया में होती है, और इसे बालू धान कहते हैं, और यह मध्य जलवायु की फसल है। इंटरमीडिएट क्लाइमेट इसको आवश्यक होता है, याद रखिएगा। अगली जाति है ओराइजा ग्लेबेरिमा। तो जो ओराइजा ग्लेबेरिमा है इसको इसकी खेती कहाँ होती है, तो इसकी खेती जनरली होती है दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा ओराइजा ग्लेबेरिमा की खेती दक्षिण अफ्रीका में होती है स्पेशली। और देखते हैं तो है धान में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, धान में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या है, तो बूटिंग स्टेज या पेनिकल अवस्था है। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि धान में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या है, तो वो है बूटिंग स्टेज।
अगला देखते हैं, अगला है धान में पुंकेसर पाए जाते हैं। तो धान में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? याद रखिएगा 6 पुंकेसर पाए जाते हैं, क्योंकि सभी जो ग्रेमिनी कुल की फसलें होती है जनरली उसमें 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। धान और बांस ये दोनों ऐसी क्रॉप हैं, ऐसी फसलें हैं जिसमें 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में जलवायु के हिसाब से इंडिका को 3 नामों से जाना जाता है। तो भारत में जो इंडिका होती है, इंडिका उपजाति होती है, उसको 3 नामों से जाना जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहली है अस, दूसरी है अमन और तीसरी है बोरो। याद रखिएगा, पहली है अस, दूसरी अमन और तीसरी बोरो है। तो अस के बारे में देखते हैं। ये इसकी बुआई मई जून में होती है। याद रखिए, जो अस होती है धान की, अस धान होता है, उसकी बुआई मई जून में होती है और इसकी खेती ज़्यादातर पश्चिम बंगाल एवं बिहार में की जाती है। तो जो अस धान होता है उसकी खेती पश्चिम बंगाल एवं बिहार में होता है। और इसकी कटाई का समय कितना होता है? तो इसकी कटाई का समय होता है सितंबर से अक्टूबर। याद रखें, जो अस धान होता है उसकी कटाई का समय होता है सितंबर से अक्टूबर। अगला है अमन। तो अमन का जो बुआई का समय होता है वो होता है जून जुलाई और इसकी जो कटाई का समय होता है नवंबर दिसंबर। याद रखिएगा, जो अमन होता है इसकी बुआई का जो समय होता है वो जून जुलाई होता है और जो कटाई का समय होता है नवंबर दिसंबर होता है। और जो अमन धान होता है, सबसे ज़्यादा भारत में उगाया जाने वाला धान अमन ही होता है। जनरली याद रखिएगा, जो अमन धान होता है उसे ही भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। अगला देखते हैं बोरो। तो जो बोरो होता है इसकी जो बुआई का समय है नवंबर से दिसंबर है। याद रखें, जो बोरो धान होता है इसकी बुआई का समय नवंबर से दिसंबर है और जो कटाई का समय होता है मार्च से अप्रैल होता है। याद रखिएगा। और इसे जो बोरो धान होता है इसको पतझड़ का धान या ग्रीष्म ऋतु का धान भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जो बोरो होता है इसे पतझड़ का धान या ग्रीष्म ऋतु का धान भी कहते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको नोट्स बनाते जाइएगा और याद करिएगा। इसमें मैंने लगभग सभी प्रश्न इंक्लूड किए हैं। नोट है, तीनों प्रकार के धान तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में उगाए जाते हैं। जो तीनों प्रकार के धान होते हैं अस, अमन और बोरो, उन तीनों की खेती लगभग तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तीनों की होती है और सभी जगह तो स्पेशलिस्ट होती है, कहीं अमन की होती है तो कहीं बोरो की होती है। तो इसको देख लीजिएगा। अगला है संकर धान के जनक। तो संकर धान के जनक कौन है? युवांगलांग पिंग। याद रखिए, जो संकर धान के पिता हैं कहे जाते हैं वो है वाईएल पिंग यानी युवांगलांग पिंग। अगला है सुपर राइस का विचार किसने दिया था? जो सुपर राइस का जो विचार दिया था वो किसने दिया था? गुरुदेव सिंह खुश ने। याद रखिए, जो सुपर राइस का विचार होता है वो किसने दिया? गुरुदेव सिंह खुश ने दिया था। अगला है आदर्श पौधे की अवधारणा किसने दिया? तो वो है डोनाल्ड। याद रखिए, इसका उत्तर हो डोनाल्ड है। आदर्श पौधे की अवधारणा डोनाल्ड ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस्टर राइस किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, एसके दत्त को मिस्टर राइस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, मिस्टर राइस एसके दत्त को कहा जाता है। अगला है सुनहरे धान की अवधारणा किसने दिया? तो सुनहरे धान की जो अवधारणा है उसको किसने दिया था? इंगो पोर्टिकस और पीटर वियर ने। याद रखिएगा, इंगो पोर्टिकस और पीटर वियर ने सुनहरे धान की अवधारणा दिया था। सुनहरे धान में याद रखिएगा विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब प्रजातियां देखते हैं, धान की प्रजातियों के प्रमुख प्रजातियों के बारे में देखते हैं। तो पहली TN1, TN यानी टाइचून नेटिव। ये जो क्रॉस होती है वो होती है डीजी वोजिन और टसाइयंग चून। तो याद रखें, जो TN1 होती है वो डीजी वोजिन और टसाइयंग चून का क्रॉस है और यह विश्व में धान की प्रथम बौनी प्रजाति है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो TN1 है वो धान की विश्व में प्रथम बौनी प्रजाति है जिसको ताइवान में विकसित किया गया था 1964 से 65 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो TN1 है वो ताइवान में 1964 से 65 में विकसित किया गया प्रथम बौनी प्रजाति है। अगली प्रजाति देखते हैं IR8। तो IR8 किसका क्रॉस है? ये है डीजी वोजिन और पेटा का। याद रखिएगा, डीजी वोजिन और पेटा का क्रॉस है IR8। इसको विश्व का जादुई धान कहते हैं, मिरेकल
राइस कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, वैरायटी है, इसको भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि विश्व का जादुई धान किसे कहा जाता है या कौन सी प्रजाति है, तो वो कहा जाता है IR8 प्रजाति को विश्व का जादुई धान कहते हैं। अगली प्रजाति है जया। तो जया जो क्रॉस है वो है TN1 और TN141। याद रखें TN1 और TN141 का क्रॉस होती है जो जया। तो जया के बारे में और फैक्ट देखते हैं। इसे भारत का जादुई धान कहते हैं। याद रखिएगा जया को भारत का जादुई धान कहते हैं और IR8 को विश्व का जादुई धान कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत का जादुई धान जया को कहते हैं। इसे डॉक्टर शास्त्री ने IARI में बनाया था। याद रखिए जो जया है इसको डॉक्टर शास्त्री ने IARI में विकसित किया था। अगला प्रश्न है भारत में विकसित हाइब्रिड धान की प्रथम प्रजाति। तो जो हाइब्रिड धान की प्रथम प्रजाति भारत में विकसित वो है CORH1। इसको 1994 में निकाला गया था। याद रखिएगा भारत में विकसित हाइब्रिड धान की प्रथम प्रजाति CORH1 है जिसको 1994 में निकाला गया था। और प्रजातियों के बारे में देखते हैं। तो जो पद्मा और जगन्नाथ हैं ये उत्परिवर्तित प्रजाति हैं, जिसमें जो जगन्नाथ है ये प्रथम उत्परिवर्तित प्रजाति है धान की। याद रखिएगा प्रथम है ये उत्परिवर्तित प्रजाति, प्रथम है धान की जगन्नाथ। अगर सुगंधित वैरायटियों में देखी जाए तो सुगंधित वैरायटियाँ होती है धान की पूसा बासमती 1 जिसको PRH10 भी कहते हैं, T3 हरियाणा बासमती 1, काला नमक और कस्तूरी। जो T3 है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बासमती भी, तो इसको याद रखिएगा, ये सुगंधित धान की प्रजातियां हैं। अगला देखते हैं अधिक जल चाहने वाली प्रजाति। तो धान की जो अधिक जल चाहने वाली प्रजातियां हैं उसमें है जलनिधि, जलप्रिया, चकिया 69 और जलमग्न। ये भी इम्पोर्टेंट प्रजातियां हैं। जलनिधि, जलप्रिया, चकिया 69 और जलमग्न ये अधिक जल चाहने वाली प्रजातियां होती धान की। अगली प्रजाति देखते हैं लूनीश्री। तो लूनीश्री के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। ये है सुपर धान की प्रथम प्रजाति। इसको भी याद रखिएगा, जो लूनीश्री धान की प्रजाति है ये सुपर राइस की प्रथम प्रजाति है जो ऊसर मृदा और सामान्य मृदा दोनों के लिए अच्छी होती है। याद रखिएगा जो लूनीश्री प्रजाति होती है ऊसर मृदा और सामान्य मृदा दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है। अगली वैरायटी है साबरमती। तो जो साबरमती धान की प्रजाति है वो प्रोटीन युक्त, यानी इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है साबरमती में। अगला है कालोजेरा। तो कालोजेरा जो धान की प्रजाति है वो है धान की औषधि या प्रजाति कही जाती है, यानी धान की औषधीय प्रजाति कही जाती है कालोजेरा। ये भी याद रखें कालोजेरा को धान की औषधीय प्रजाति कहा जाता है। धान की अगर अन्य प्रजातियों की बात करें तो वो हैं इससे महसूरी है, सरजू 52, नरेंद्र धान 1 और साकेत 4। तो याद रखिएगा सरजू 52, नरेंद्र धान 1 और साकेत 4 ये दोनों नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से निकाले गए हैं, इनको भी याद रखिएगा। तो चलिए अब बीज दर के बारे में देखते हैं। वीडियो लंबा है, पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें लगभग सभी टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं बीज दर। छिड़काव विधि से यानी ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो बीज दर होती है जनरली सामान्य बीज दर तो वो होती है 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। याद रखिएगा जो धान की छिड़काव विधि से यानी ब्रॉडकास्टिंग के लिए बीज दर होती है वो होती है 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और देखते हैं रोपाई के लिए। तो रोपाई के लिए जो पतले धान की बीज दर होती है वो होती है 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर और मोटे धान के लिए जो होती है वो होती है 40 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगला देखते हैं सामान्य धान की नर्सरी कितने दिन में तैयार तो होती है 21 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। याद रखिए सामान्य धान की नर्सरी होती है वो 21 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। ऊसर भूमि में कितनी पुरानी पौध लगानी चाहिए तो याद रखिए ऊसर भूमि के लिए जनरली हम 40 से 45 दिन की पौध रोपाई के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें अगर जल्दी पौध लगा देंगे तो वो सड़ने का सड़ जाती है, तो इसीलिए उसको थोड़ा मेच्योरिटी स्टेज करते हैं तो 40 से 45 दिन पे। अगला है सामान्य विधि से 1 हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए 1000 वर्ग मीटर नर्सरी डालते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। सामान्य विधि से 1 हेक्टेयर की खेत की रोपाई के लिए जो नर्सरी का साइज होता है नर्सरी का वो होता है 1000 वर्ग मीटर स्क्वायर यानी 0.1 हेक्टेयर। इसको याद रखें 0.1 हेक्टेयर
भू में डालते हैं कि हेक्टेयर के लिए नर्सरी का साइज़। अगला है अंतरण। अंतरण की बात की जाए तो जो सामान्य अंतरण होता है धान का वो होता है 20 × 10 सेंटीमीटर। तो ये भी याद रखिए 20 × 10 सेंटीमीटर अंतरण रखते हैं। अगला है, आप देखते हैं डेपोग विधि, यानी जो नर्सरी तैयार करने की विधियां हैं धान की, वो इसे डेपोग विधि। तो डेपोग विधि के बारे में देखते हैं। धान की नर्सरी तैयार करने की यह विधि फिलीपींस से आई, तो ये भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। जो डेपोग विधि है धान की, तो वो फिलीपींस से आई थी। इम्पोर्टेंट याद रखिए, सबसे पहले फिलीपींस में विकसित की गई थी। तो इसे मैट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। जो डेपोग विधि होती है धान की, उसे मैट मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस पे मैट पे जो नर्सरी को तैयार किया जाता है। अगला है, इस विधि में बीज बोने के 11 से 14 दिन बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। जो नर्सरी होती है, नर्सरी बीज बोने के लगभग 11 से 14 दिन बाद नर्सरी इसमें तैयार हो जाती है डेपोग विधि से, यानी इसमें कम समय में नर्सरी तैयार हो जाती है। अगला देखते हैं, इसमें है डेपोग विधि में 1 वर्ग मीटर में 1.5 से 2 किलोग्राम बीज का प्रयोग किया जाता है, यानी 1.5 से 2 किलोग्राम जो बीज होता है उसको प्रयोग किया जाता है 1 वर्ग मीटर में। 1 हेक्टेयर के लिए जो नर्सरी का साइज होता है वो होता है 45 से 50 वर्ग मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 1 हेक्टेयर के लिए 45 से 50 वर्ग मीटर नर्सरी का साइज रखते हैं डेपोग विधि में। अगला देखते हैं SRI विधि। जो SRI विधि है तो उसमें सिस्टम ऑफ, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, इसको भी याद रखिएगा। SRI विधि का जो फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। धान उगाने की जो ये विधि होती है ये कहाँ से, मेडागास्कर में विकसित हुई थी। याद रखिएगा, धान लगाने की जो विधि है ये मेडागास्कर में विकसित की गई थी। इस विधि में बीजों की जो बचत होती है, इसमें पानी और बीजों की बचत, याद रखिएगा इस विधि में पानी, समय और बीजों की बचत होती है, जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है। और SRI विधि में जो बीज दर होती है वो 6 से 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा कि SRI विधि से जो बीज दर होती है वो 6 से 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं अंतरण। जो SRI विधि से जो अंतरण होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 25 × 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 25 × 25 सेंटीमीटर SRI विधि का अंतरण होता है। सबसे पहले SRI सिस्टम तमिलनाडु में, याद रखिए जो भारत में सबसे पहले से SRI सिस्टम कहाँ अपनाया गया, तो तमिलनाडु में अपनाया गया था। याद रखिएगा SRI सिस्टम सबसे पहले भारत में तमिलनाडु में अपनाया गया था। अब देखते हैं संकर धान। तो संकर धान की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये भी इम्पोर्टेंट है, संकर धान की जो बीज दर होती है वो 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। तो एक हिल्स में एक जगह पर 1 से 2 पौधे लगाते हैं। जो संकर धान के जो पौधे होते हैं वो एक जगह पर 1 से 2 लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं। और जो समान धान होता है उसको 3 से 4 पौधे एक जगह, 2 से 3 पौधे लगाते हैं एक जगह पे। और संकर धान के 1 से 2 लगाते हैं। संकर धान का जो अंतरण होता है वो होता है 20 × 15 सेंटीमीटर। याद रखिएगा संकर धान का जो अंतरण होता है वो होता है 20 × 15 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, धान के लिए जो सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक होता है वो होता है अमोनियम सल्फेट। ये भी इम्पोर्टेंस है और एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे उपयुक्त उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक धान के लिए कौन सा होता है, तो वो होता है अमोनियम सल्फेट। याद रखिए अमोनियम सल्फेट धान के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।